हेलो एवरीवन। तो ये जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7A है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो कुछ थ्योरम्स के बारे में जानना होगा। तो ये जो चैप्टर है उसमें 4 थ्योरम्स यूज होंगे। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 3 थ्योरम यूज होंगे। तो पहला थ्योरम है जिसका नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या करना होगा, उसको यूज करें चाहे हम लोग थेल्स थ्योरम लिखे, बात दोनों क्या होगा, सेम होगा। पर याद रखना यहाँ पे एक बात यह है कि जो थेल्स थ्योरम है, ठीक है, तो थेल्स थ्योरम तो एक थ्योरम हुआ, पर इसी में इसका कुछ कोरोलैरी है। कोरोलैरी है। कोरोलैरी का मतलब होता है कि जो थ्योरम निकल के आया ना, उसके ऊपर जो रिजल्ट्स बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कोरोलैरी बोलते हैं। और इसी का एक कन्वर्जन है। इसी का एक क्या है? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में क्या होगा? कन्वर्जन में हमें यह पढ़ना होगा कि अगर साइड का रेशियो दिया हो तो पैरेलल प्रूफ करना है, और अगर पैरेलल दिया हो तो हम उसमें थेल्स थ्योरम यूज करके हम उसका साइड का प्रोपोर्शनल प्रूफ करते हैं। दूसरा जो इसमें यूज होगा वो होगा हमारा एमपीटी। एमपीटी का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। तीसरा जो यूज होगा इसका नाम होगा हमारा क्या? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इनका जो वीडियो है, मतलब कि जो स्पेशली थ्योरम का जो वीडियो है, वो एक अलग वीडियो में आप उसे देख सकते हैं चैनल पे। पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थ्योरम्स का यूज करके कि कैसे कैसे इसमें थ्योरम को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये लिखा हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी एंड ई आर पॉइंट, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा बात है कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का हमें बेसिक आना चाहिए, और सिंपल सा हमें थेल्स थ्योरम आना चाहिए। तो एक बार छोटा सा हम बताते हैं थेल्स थ्योरम होता क्या है। तो जैसे मान लो इसी फिगर को देखो ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी एक फिगर है जिसमें डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो जब डीई पैरेलल है बीसी के तो हम इसे ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है। उसे ऐसे लिखा जाता है कि जो AD बाई DB का जो रेशियो होगा, AD बाई DB का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू AE बाई EC। दैट इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। दैट इज इक्वल टू AE बाई EC। तो ये हो गया हमारा बेसिकली थेल्स थ्योरम। कब? जब हमारे पास पैरेलल दिए हो तब हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। और जब हमें कभी भी साइड का रेशियो दिया हो पहले से और हमें पैरेलल प्रूफ करना हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? तो हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। अब इसका कुछ कोरोलरी है, जैसे कि मान लो कि अगर हम दोनों साइड वन वन ऐड कर दें तो क्या होगा? तो AD प्लस DB मिलकर क्या होगा? AD प्लस DB मिलकर होगा AB बाई DB, ठीक है। AD बाई DB। और इसमें क्या होगा? AC बाई EC, ठीक है। तो ये कुछ कोरोलरीज हैं जो कि एक और वीडियोस में डाला हुआ है कि कैसे इसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें बस थेल्स थ्योरम को दिमाग में रखते हुए इसे सॉल्व करना है। देखो, लिखा हुआ है कि डी और ई जो है दो पॉइंट्स है साइड ए बी और ए सी पे रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो बोला गया क्या कि डीई पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ पे ध्यान, पहली बात क्या रखना है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक। मतलब इस बार पैरेलल दिया हुआ है, इसका मतलब हमें थेल्स थ्योरम यूज करके हमें क्या करना होगा? साइड का रेशियो निकालना होगा। तो क्या होगा ना कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब हमें क्या दिया हुआ है ना, अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हमें जो है वो कुछ कुछ जो ना पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो कि AD का जो वैल्यू है दैट इज 3.6। AD का जो वैल्यू है वो क्या है? 3.6 है। जस्ट अ सेकंड। AD का वैल्यू है 3.6। तो AD के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? 3.6। DB के जगह पे क्या है? नहीं पता। AB के जगह पे क्या है? तो देखो ध्यान से कि इस बार क्या है कि इस बार पूरा AB दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AB। तो हम इसे ना इस पे भी बना सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो, जो हमारा थेल्स थ्योरम है, तो ये तो हमारा मेन थेल्स थ्योरम हुआ कि थेल्स थ्योरम के अनुसार ये होगा। लेकिन उसका जो कोरोलरी है, कोरोलरी को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जो AD बाई, अगर हम पूरे का पार्ट ले ले AB, ध्यान से देखना, AD बाई AB और इक्वल टू क्या होगा? AE बाई AC। तो क्योंकि ये कोरोलरी है इसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसे ना यूज करके अभी क्या करेंगे? इसे यूज करेंगे।
तो AD का वैल्यू कितना है, तो AD का वैल्यू है 3.6, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 10, AE का वैल्यू क्या है, तो 4.5। तो हमसे पूछ रहा है कि EC और AC का वैल्यू बताओ, तो यहाँ तो AC है ही पहले से, तो AC का वैल्यू बताते हैं। देखो पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, कट जाएगा। फिर क्या करना होगा हमें, तो हमें क्या करना होगा, इसे कट करो, तो काटो इसे, तो कितने बार में कटेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसे क्या, AC इज इक्वल टू 45 इंटू 10/30। अब देखो ध्यान से कि 9 के टेबल से ये 5 टाइम्स में, 9 4 जा 36, 4 के टेबल से ये, 4 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से जाएगा, तो कितना आएगा 25/2। मीन्स कि जो AC का वैल्यू है वो आया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। मीन्स पूरा का पूरा जो AC है, पूरा का पूरा जो AC है वो है 12.5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा, हमसे EC भी पूछा है, तो EC का वैल्यू क्या होगा, EC का वैल्यू होगा AC माइनस AE। इसी का वैल्यू क्या होगा, AC माइनस AE। तो AC का वैल्यू है कितना, तो AC का वैल्यू है 12.5, और AE का वैल्यू क्या है, तो AE का वैल्यू है 4.5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि AE का वैल्यू है हमारा 4.5। तो इसे जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। मीन्स जो EC है हमारा वो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जिसमें हमें क्या करना होगा, जिसमें हमें थेल्स थ्योरम लगाना होगा, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे जो है वो AB का वैल्यू दिया हुआ, मतलब फुल वैल्यू दिया हुआ है, और नीचे में किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो नीचे में EC का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग किसी साइड से भी चल सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं BD बाई DA, सॉरी BD बाई BA। तो नीचे से चलो यहाँ से, तो BD बाई BA का रेशियो इक्वल टू क्या होगा, EC बाई, सॉरी मतलब CE बाई CA का रेशियो, CE बाई CA का रेशियो। ठीक है, तो मुझे ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो BD का वैल्यू क्या होगा, तो BD का वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, BD का वैल्यू भी नहीं पूछ रहा है, AD का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताओ हमें, जब BD का वैल्यू पता ही नहीं है तो हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। फिर BA का वैल्यू पता है, फिर EC का वैल्यू पता है, फिर AC का वैल्यू पता है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, BD का वैल्यू हमें नहीं पता, तो BD का वैल्यू लिखो, नहीं पता छोड़ दो। BA का तो वैल्यू पता है, BA बोलो या AB बोलो, बात सेम है, 13.3। फिर CE का वैल्यू क्या है, तो CE का वैल्यू या EC का वैल्यू है हमारा 5.1, और CA का वैल्यू क्या है, तो फुल लेंथ जो AC का वैल्यू दैट इज 11.9। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो BD क्या होगा, तो BD इक्वल टू होगा, अच्छा पहले पॉइंट्स हटाते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म होगा, और यहाँ से ये पॉइंट खत्म होगा, तो ऊपर में 10 चला जाएगा। ठीक है, तो BD का वैल्यू क्या होगा, 51 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 119 इंटू 10। ठीक है, हम क्या किए कि हम BD को अकेले छोड़ दिए, बाकी सारे वैल्यूज को इधर लेकर आ गए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 17 के टेबल से ये 3 टाइम्स में, और 17 के टेबल से ये 7 टाइम्स में कटेगा, और 7 के टेबल से ये क्या कटेगा 1 बार में। तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 में 6 3। तो 6 3 कहने का मतलब 19 बार में। तो क्या होगा कि अगर हम 19 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 और डिवाइडेड बाई 10। तो BD का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 5.7 सेंटीमीटर। जो BD है छोटा सा वो क्या है, 5.7 सेंटीमीटर। तो हमसे तो AD का लेंथ पूछ रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो AD होगा हमारा दैट इज इक्वल टू AB माइनस BD, और AB का वैल्यू कितना है 13.3, अब BD का वैल्यू अभी हमने निकाला 5.7। तो इसे घटाओ, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। मीन्स AD का वैल्यू क्या है, इतना सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस बार क्या बोला हुआ, इस बार ना हमें कोई लेंथ नहीं दिया हुआ, इस बार हमें कोई एक रेशियो दिया हुआ है, AD बाई DB, और AC का वैल्यू दिया हुआ है, और AE का वैल्यू पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं इसे, जस्ट अ सेकंड। देखो इस फिगर में क्या है ना, कि इस फिगर में जो AD है, ये वाला पार्ट जो है AD, और ये वाला पार्ट जो DB है, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है, रेशियो। ठीक है,
तो रेशियो एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसी के लिए रेशियो को हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो AC का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या, तो दैट इज इक्वल टू 6.6, ठीक है। और AE का वैल्यू मतलब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम कि AD बाई DB इक्वल टू AE/EC, ऐसा तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखो इस फिगर को ना हम क्या करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, लिखा हुआ है क्या है कि AE को फाइंड करना, तो मान लेते हैं AE हमारा x है, AE हमारा क्या है x है। तो अगर पूरा लेंथ हमारा 6.6 है तो EC क्या होगा, तो EC होगा 6.6 माइनस एक्स, क्या होगा, इधर लिख देते हैं 6.6 माइनस एक्स, वो हमारा क्या होगा, EC होगा, ठीक है। क्योंकि 6.6 में से अगर हम AE को हटा दें तो हमारा EC बन जाएगा। तो देखो AD का वैल्यू क्या है, तो AD का वैल्यू बाई DB का वैल्यू 4/7, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। AE का वैल्यू हमें नहीं पता x, EC का वैल्यू हमें नहीं पता, तो 6.6 माइनस एक्स, ऐसा ही है लिखा हुआ। अब इसे क्रॉस करो, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 4 में मल्टीप्लीकेशन होगा 6.6 माइनस एक्स का, और क्या होगा इक्वल टू 7x। तो 4 6 जा 24, हाथ में बचेगा 2, 4 6 जा 24, 25 26, मीन्स आंसर आएगा 26.4, और यहाँ पे क्या होगा 4x, और इधर होगा 7x। तो देखो यहाँ से 26.4 जो है इक्वल टू क्या होगा, तो 11x, तो x का वैल्यू क्या होगा 26.4/11। तो 11 के टेबल से जब हम इसे काटेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा और 0.4 टाइम्स में जाएगा, मीन्स x का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आया, तो x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.4, 2.4। और 2.4 अगर 6.6 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 4.2। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दोनों का वैल्यू होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है तो इसे आप ट्राई करिएगा, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आया कुछ नया क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो, नया नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है कि इसमें ना हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। कहने का मतलब कि इसमें x दे दिया है तो हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉरी अच्छे से वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। देखो इस बार क्या है कि AD का वैल्यू x है, तो हम क्या करते हैं AD का वैल्यू x लिख देते हैं। फिर क्या है DB का वैल्यू है x-2, ओके। AE का वैल्यू क्या है, AE का वैल्यू है x+2, और EC का वैल्यू क्या है x-1। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं AD/DB इक्वल टू AE/EC। थेल्स थ्योरम क्यों लगा, क्योंकि DE पैरेलल है हमारा BC का, ठीक है। देखो तो AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू है x, DB का वैल्यू क्या है x-2, और AE का वैल्यू क्या है, AE का वैल्यू है x+2, और EC का वैल्यू क्या है x-1। तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो क्रॉस जब करेंगे तो x में x-1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, और इधर क्या होगा, इधर होगा x+2, और क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में x-2। तो अब देखो ध्यान से कैसे कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा। तो कैसे कैसे हो गया, तो a+b × a-b, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा -x इज इक्वल टू -4, मीन्स x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4। x का जो वैल्यू आया उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा 4 है। तो एक बात बताओ कि अगर x का वैल्यू 4 है तो AD का लेंथ तो 4 सेंटीमीटर हो गया, पर DB जो है वो 4-2 होगा, 4-2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जो AE का लेंथ होगा वो 4+2 होगा मीन्स 6 सेंटीमीटर, और EC का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 4 में से बन जाएगा 3। तो क्या होगा कि ये हमारा साइड का रेशियो नहीं, ये हमारा साइड का पूरा पूरी लेंथ आया सेंटीमीटर में। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो हमेशा रेशियो क्या आएगा, 2:1 के रेशियो में दोनों तरफ डिवाइडेड है। 2:1 के रेशियो में दोनों पार्ट क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ब्लैक से लिख देते हैं। तो क्या होगा कि AD 4 सेंटीमीटर है, DB क्या है x-4 है, AE क्या है, AE 8 सेंटीमीटर है, EC क्या है, तो 3x-19 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं AD/DB
इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू 4 है। डी बी का वैल्यू क्या है, तो डी बी का वैल्यू है x माइनस 4। और ए ई का वैल्यू क्या है, ए ई का वैल्यू 8 है और ई सी का वैल्यू है 3x माइनस 19। ओके, 3x माइनस 19 क्रॉस कर दो। तो 4 में जब हम, सॉरी, क्रॉस करने से पहले देख लो कि 4 के टेबल से ही जा रहा है 2 टाइम्स में, ईजी होगा। तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा 3x माइनस 19 को, और 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा x माइनस 4 को। तो 3x माइनस 19 इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक है, तो इधर से आगे घटेगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -8 प्लस 19। तो -8 प्लस 19 जो होगा वो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, अगर इसमें से 8 जाएगा तो 11 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू आएगा हमारा 11। तो अगर x का वैल्यू 11 आया तो 11 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 7। मीन्स db का वैल्यू कितना होगा, 7। और 3x माइनस 19 है, क्या है, 3x माइनस 19। तो 3 इंटू 11 माइनस 19, 33 माइनस 19। ठीक है, तो 33 माइनस 19 करेंगे तो 19 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे एक जाएगा तो 20 और उसके बाद हो जाएगा 13, मीन्स 14 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 14। ओके, तो ये रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं क्या, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम है ये भी, डू योरसेल्फ। ठीक है, कुछ तो खुद से करो। चल, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो बोला गया क्या, कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर डी ई इज पैरेलल टू बी सी और नॉट। तो इसमें हमें प्रूफ करना है। तो देखो, अब क्या करना है, अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब साइड का रेशियोज दिया हुआ है। ओके, तो अब हम जब पैरेलल प्रूफ करते हैं तो क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज, सॉरी, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का अगर हम विपरीत जाकर देखें, उल्टा जाकर देखें तो क्या दिया हुआ है, तो देखो पहले हम साइड्स लिखते हैं। एडी का वैल्यू है 5.7, डीबी का वैल्यू कितना है 9.5, एई का वैल्यू कितना है 4.8 और ईसी का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। तो एक बात बताओ कि अगर सारे साइड का रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करते हैं कब, जब वो इसको फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, तो देखो एडी बाई डीबी को, सॉरी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। अगर वो इसको फॉलो किया, अगर ये इसका रेशियो इक्वल आया, इसका मतलब क्या होगा कि डी पैरेलल होगा बीसी के। तो देख लेते हैं, एडी का वैल्यू क्या है 5.7 और इसका क्या है डीबी का वैल्यू 9.5 और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 4.8 और ईसी का वैल्यू क्या है, ईसी का वैल्यू 8 है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो देखो यहाँ पे ये 19 के टेबल से 3 टाइम्स में जाएगा, ये 19 के टेबल से 5 टाइम्स में जाएगा। तो इधर साइड भी जो रेशियो है वो 3 और 5 में ही कटना चाहिए। तो देखो, अगर हम ये पॉइंट को हटा दें तो नीचे में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखेंगे ध्यान से, तो 16 के टेबल से 3 टाइम्स में और 16 के टेबल से 5 टाइम्स में। तो 16 के टेबल से इधर भी 3 और 5 के रेशियो में हुआ और ये भी क्या हुआ, 3:5 के रेशियो में हुआ। मीन्स ये जो हुआ, ये दोनों का रेशियो सेम आया क्या, 3:5 या 3/5। तो जब रेशियो सेम आ जाए तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग ये बोलेंगे कि डीई जो होगा दैट इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही करना था। तो हाँ, अगर मेरा रेशियो इक्वल आ जाए इसका मतलब वो पैरेलल होगा। ठीक है, चलो फिर क्या था नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा है ये, इसमें भी सेम है। देखो ए बी का वैल्यू क्या है, तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं। देखो इस बार क्या किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना ऐसे, इस बार पूरे का लेंथ दे दिया। ठीक है, फिर ए सी इधर भी पूरे का लेंथ दे दिया, फिर उसके बाद बी डी बोला, तो ये छोटा सा बोला नीचे वाला बी डी। तो पूछ रहा है ए ई, ए ई मतलब, सॉरी, एक और ए ई का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अगर हमें सारे का वैल्यू दिया हुआ है तो इतना क्या सोचना, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, हमारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ऐसे लिख दो। तो ए डी का वैल्यू क्या है, तो ए डी का वैल्यू तो नहीं पता, तो ए डी का वैल्यू फटाक से निकाल लो ना। ऐसे नहीं होगा कि ए डी का वैल्यू निकालने के लिए ए बी में से
ए बी में से हमें किसको घटाना होगा, डी बी को। तो ए बी में से 6.5 को घटाना होगा तो क्या आएगा 5.2, क्या होगा 5.2। तो ए डी का वैल्यू क्या आएगा, ए डी का वैल्यू आएगा 5.2 और डी बी का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, तो डी बी का वैल्यू है 6.5। ठीक है, फिर ए ई का वैल्यू क्या है, तो ए ई का वैल्यू है 4.2 और इसी का वैल्यू क्या है, तो इसी का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। तो ए सी में से हम लोग क्या करेंगे कि ए सी में से हम लोग ए ई को घटा लेंगे। ए ई कितना था 4.2, तो जब जैसे ही इसे घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 7, मीन्स आएगा 7.0। ठीक है, तो बोला गया क्या कि अब इसे देख लो क्या इसका रेशियो सेम है। तो देखते हैं रेशियो सेम अगर हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये इसके पैरेलल नहीं है। तो 13 के टेबल से देखो 13 4 जा क्या होता है 52 और 13 5 जा 65। ठीक है, बहुत अच्छा, इजी था। तो इधर भी 4:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो देखो 4:5 के रेशियो में होगा तो 14 के टेबल में देखो, तो 14 के टेबल में देखेंगे तो क्या होगा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। तो 14 3 जा 42 और 14 5 जा क्या होता है 14 5 जा 70। तो यहाँ जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू द सेम रेशियो। ठीक है, नॉट इक्वल टू द रेशियो, सिंपल सा लिखो कि रेशियो के इक्वल नहीं आया। एक आया 4:5, एक आया 3:5। तो जब एक 4:5 आया और एक 3:5 आया तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो है ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो वो डी ई इज, ऐसे लिखेंगे कि डी ई इज नॉट पैरेलल, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, क्या लिखेंगे कि डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल नहीं होगा क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आया। तो इसमें अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर लोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3 है, कितने क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, तो ये दोनों आप लोग करना। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें भी तुम्हारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, यस या नो में आंसर आएगा कि हाँ वो पैरेलल है या नहीं, करके देखना कि हाँ यस होता है या नो होता है। फिर उसके बाद क्या है इसमें भी क्या होगा यस और नो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हवाले, आप इसे सॉल्व करें और बताइए कि यस या नो होगा, कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान से। तो इसमें जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है वो है क्या, देखो। तो इसमें जो यूज होगा दैट इज एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है हमारा, ठीक है, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर को यूज कैसे किया जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, तो देखो सिंपल सा बात, थ्योरम तो पहले पढ़ा चुके हैं तो उसमें जाकर देख लेना कैसे होता है, कैसे प्रूफ करते हैं इसको। पर बेसिक तो बताना पड़ेगा ना कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर ये होता है कि इसमें कोई भी पैरेलल नहीं होता है, कोई भी लेंथ पैरेलल नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज, जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा, एंगल्स को डिवाइड करेगा। पर इस एंगल को डिवाइड करने के चक्कर में वहां पे ना एक नया थ्योरम बन जाता है जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसमें ये होता है कि जो ए बी बाई ए सी होगा, ऊपर ऊपर जो ए बी बाई ये वाला पार्ट, ठीक है, व्हाइट से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ऑरेंज यूज करते हैं। जो ये वाला पार्ट है ए बी और ये वाला पार्ट है ए सी, तो ए बी बाई ए सी जो होगा वो इक्वल होता है उसके बेस के रेशियो के। किसके रेशियो के, बेस के रेशियो के। तो मीन्स बी डी बाई डी सी, क्या होगा बी डी बाई डी सी। तो क्या बोला जाएगा, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, ये रूल है, ये एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है। ठीक है, चलो अब इसे कैसे यूज करना है, तो इसे यूज ऐसे करना है कि ए बी का वैल्यू कितना है 6.4, बेसिकली सिंपल सा, बस हमें सिर्फ ये यूज करना। ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी का वैल्यू है 8, बी डी का वैल्यू कितना है 5.6। तो पूछ रहा होगा डी सी का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था। तो 8 से 8 टाइम्स में जाता है, मीन्स 0.8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो डेसिमल का जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। ठीक है, तो 8 से 8 टाइम्स में जाएगा तो 6.4, और यहाँ पे क्या हुआ कि 0.8 से 5.6 को काटेंगे दैट इज इक्वल टू 7, मीन्स डीसी का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर कि जो डीसी का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है तो 4 का 2 भी होगा। देखो तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 10,
AC का वैल्यू कितना है 14, BD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस बार BD का वैल्यू नहीं पता, तो मान लो BD हमारा x है, तो BD हमारा x हो गया, या BD को BD ही लिख सकते हो, x लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बात बताओ कि जब पूरा BC है तो DC क्या होगा, DC होगा 6 माइनस एक्स। अगर पूरा BC जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो BD का वैल्यू क्या होगा, BD का वैल्यू तो x दिया, मान लिए हम लोग कि x है, ठीक है, तो DC का वैल्यू क्या होगा 6 माइनस एक्स, तो लिख देते हैं 6 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे सॉल्व करो, 2 के टेबल से 5 टाइम्स में, 2 के टेबल से 7 टाइम्स में, छोटा हो जाएगा मैथमेटिक्स हमारा, तो 5 होगा 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 7x, तो 5 6 जा 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 7x, तो 30 इक्वल टू 7 5 12x, ठीक है। तो जब x लिखेंगे तो क्या आएगा 30/12, ठीक है, 30/12 ही होगा। तो इसे जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 5 है तो 2.5 बार में ही कट जाएगा, ठीक है, कितने बार में कटेगा, तो 2.5 बार में। मीन्स x का वैल्यू कितना है 2.5, मीन्स जो BD होगा वो हमारा होगा 2.5, और 6 में से अगर 2.5 को घटा दो तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 5 में से 2 जाएगा 3.5, मीन्स ये दोनों का लेंथ निकल गया। अब आपको जो पूछ रहा होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलो यार ये तो तुम लोग करोगे, ठीक है, वीडियो झूठ मूठ का लंबा होगा। देखो फिर से आया, ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये सब वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली देखो हर चीज में वही लगेगा, AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC, ये यूज होगा तो होगा, हर चीज में यूज होगा। जैसे इसमें AB क्या है, तो AB का वैल्यू है 5.6, AC क्या है, AC का वैल्यू 4 है, DC क्या है, DC का वैल्यू यहाँ लिखाएगा मीन्स 3, तो BC पूछ रहा है क्या होगा, BC पूछ रहा है, पर हमें तो यहाँ तो BD निकलेगा क्योंकि BD बाई DC होता है। तो अब देखो 4 के टेबल से क्या ये कटता है, तो 4 के टेबल से जी हाँ ये कट जाता है 1.4 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या होगा, BD इक्वल टू क्या लिखेंगे, 14 3 जा 42, 4.2, तो BD आया 4.2, पर हमसे पूछा है BC, तो BC क्या होगा BD प्लस DC, तो BD का वैल्यू है 4.2 और DC का वैल्यू क्या है, तो DC का वैल्यू हमारा 3, मीन्स आंसर होगा 7.2 सेंटीमीटर, खत्म। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन ये वाला, तो इसको अब तुम लोग देखो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या है, 5 में हमारा थेल्स थ्योरम फिर से आ गया, देखो कैसे यूज होगा। फिगर को एक बार पहले ध्यान से देखना होता है हमें। फिगर में सबसे पहले देख करके ट्रायंगल को खोजो, ट्रायंगल अगर मिल जाए तो हमें उसमें दो पैरेलल साइड है उसको खोजना होगा। अगर वो दोनों जो पैरेलल साइड मिल जाए फिर उसके बाद हम लोग उस पर थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि M कोई पॉइंट है BC साइड पे, BC साइड पे M कोई क्या है पॉइंट है, ठीक है, साइड BC पे M कोई पॉइंट है मान लेते हैं। तो अगर जो ABCD है अगर वो हमारा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का जो रूल होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर इसमें हम सबसे पहले देखें, अगर ये प्रूफ है तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि गिवन क्या है, तो गिवन में हमारा ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट कि जो AB का वैल्यू होगा वो हमारा DC का वैल्यू होगा, बराबर होगा। फिर जो हमारा AD का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारे BC के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है, और पैरेलल भी होगा। सिंपल सा बात है, ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे, ठीक है, वो नहीं लिख रहे। अब यहाँ पे क्या है कि अब मेरे पास यहाँ पे गिवन हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे देखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना कि जो BC है वो पैरेलल है किसके, तो वो पैरेलल है AD के। तो अगर BC पैरेलल है AD के तो क्या BM पैरेलल नहीं होगा AD के, तो BM इज ऑल्सो पैरेलल टू AD, BM इज ऑल्सो पैरेलल टू AD। तो अब देखो ये गिवन हो गया मेरा, ठीक है। अब टू प्रूव में क्या चलेगा, तो टू प्रूव में हमारा ये क्या है, तो टू प्रूव में हमारा ये पहला वाला है, हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बस पहला वाला प्रूव कर रहे हैं। तो प्रूफ में क्या होगा, तो प्रूफ में ऐसे होगा कि इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है ध्यान से देखो पहले, तो दिखा हुआ क्या है NDA, देखो ध्यान से NDA दिख रहा है। तो NDA में अगर हम देखें ध्यान से तो NDA में क्या लिखा हुआ है, तो NDA में जो है हमारा
वो बी एम जो है वो पैरेलल है डी ए के। ठीक है, बी एम जो है वो पैरेलल है डी ए के। तो अगर ये पैरेलल है इसके, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा, अगर हम n से चले तो n से क्या होगा, एन एम बाई एम डी, एन एम बाई एम डी इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई बी ए, एन बी बाई बी, ये होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पर हमें तो प्रूफ करना है डी एम बाई एम एन, डी एम बाई एम एन इक्वल टू डी सी बाई बी एन। तो देखो ध्यान से कि जो मेरा पहला वाला लिखा हुआ है जिसे हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में, देखो तो क्या होगा कि एम डी जो है या डी एम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, और एन एम जो है या एम एन जो है वो हमारा कहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है। तो इसको 1 मत मानना, इसको क्या करना है ना कि इसे हम लोग पलटेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल अगर निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि डी एम, तो हम थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, एम डी है तो एम डी को डी एम लिखते हैं और एन एम को एम एन लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग, तो नीचे से अगर देखें तो बी ए को ए बी लिखते हैं, इसको पलट के, मतलब नीचे से ऊपर लिख रहे हैं, और एन बी को बी एन लिखते हैं, लिखने के लिए ईजी होगा थोड़ा। पर यहाँ पे ना हमें लाना तो है, तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, मेरे पास बी एन आ गया, पर मेरे पास ए बी आ गया, जबकि हमें लाना क्या था यहाँ पे, तो डी सी लाना है। क्या लाना है यहाँ पे, डी सी। तो डी सी लाना है, पर आ क्या गया हमारे पास, ए बी। तो देखो अगर हम लोग इसे ऐसे लिखें तो ऐसे नहीं बना सकते क्या, 1 है तो हम लोग ऐसे जानेंगे कि वी नो दैट, या फिर गिवन में ये है कि गिवन में जो है वो ए बी जो है वो बराबर है किसके, तो ए बी बराबर है डी सी के। ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू दिस गिवन, हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग इसको इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को कैसे लिखा जा सकता है, तो इक्वेशन 1 को ऐसे लिखा जा सकता है कि जो डीएम है, डीएम बाई एम एन, वो बराबर होगा किसके, तो ए बी की जगह डी सी लिख सकते हैं, डी सी बाई बी एन। तो ये हो गया हमारा क्या, तो एक हो गया प्रूफ्ड, एक हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि डी एन बाई डी एम, डी एन बाई डी एम इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ए एन बाई ए बी, या फिर डी सी बोल रहा है, डी सी बोले या ए बी बोले, बात तो हमारा सेम है। तो देखो जस्ट हम क्या करते हैं, हम ये वाला लिख लेते हैं, क्या यूज कर रहा है, डी एन बाई डी एम, डी एन बाई डी एम इक्वल टू, एक और क्या है, ए एन बाई डी सी, ए एन बाई डी सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ना एक बात बताओ कि ये वाला फिगर में अगर हम कोरोलरी को यूज कर ले तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि ये जो इक्वेशन जो मेरा आया था, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करो, ये जो इक्वेशन आया था इसको यूज करो। अब कहेंगे ये इक्वेशन कैसे आ गया, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो मान लो कि अगर आप बनाते वक्त अगर आपको ये इक्वेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन आता है तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। पर ध्यान हमें किस बात का रखना है, तो ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अगर सेकंड वाले को प्रूफ करना है तो डीएम नीचे है और डीसी नीचे है, तो उसे नीचे करना होगा, पहले उसे क्या करना होगा, नीचे करना होगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा, डीएन कैसे आएगा और एन कैसे आएगा वो बात की बात है। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखते हैं क्या कि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसको सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, डीएम बाई एम एन। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना होगा, डीएम बाई एम एन। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार होगा डीएम बाई एम एन, डीएम बाई एम एन। तो डी एम बाई एम एन जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी बाई बी एन के, ए बी बाई बी एन के। पर ध्यान से देखो कि ये जो क्वेश्चन है ना, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इसमें डीएम नीचे है और डीसी नीचे है, पर यहाँ पे क्या है, देखो डीसी जो है, देखो हम एक और क्लेरिफिकेशन करते हैं कि जो डीसी है वो ए बी के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ होगा उसको हम लोग डीसी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उसे डीसी से रिप्लेस कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डीसी बाई बी एन, क्योंकि हमें पता है ए बी और ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, इसको यूज ही नहीं करते, बाकी ये दोनों यूज होगा।
तो डीएम को नीचे लाओ, तो इसे रेसिप्रोकल करो, इसे पलटो, तो पलटेंगे तो एम एन ऊपर चला जाएगा और डीएम नीचे आ जाएगा। जब हम इसे उल्टा करते हैं, जैसे मान लो ना कि 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का उल्टा होगा 1/2। क्यों? क्योंकि 2 का उल्टा 1/2 इसलिए होगा क्योंकि उसे उल्टा करना होता है। जब कभी मैथ के भाषा में उल्टा करना बोले, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो। जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2/1 था तो 1/2 हो गया। सिमिलरली हमें क्या करना होगा, एम एन बाई डी एम हो गया, तो इसे यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एन बाई डी सी। बी एन बाई डी सी। देखो डी सी और डी एम नीचे आ गया, पर ऊपर में तो हमारा डी एन है, एम एन तो है नहीं। तो क्या करना होगा कि हमें याद करना होगा कोरोलरी कैसे प्रूफ होता है। तो कोरोलरी ऐसे प्रूफ होता है कि जब हम इसमें +1 करते हैं और बी एन बाई डी सी +1 करते हैं। ठीक है, तो जब +1 होगा, तो अगर हम इसका एलसीएम यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो एलसीएम यूज होगा तो क्या आएगा, एम एन प्लस डी एम बाई डी एम, और यहाँ पे क्या होगा, बी एन प्लस डी सी बाई डी सी। तो एम एन और डी एम मिलकर क्या होगा, तो देखो ध्यान से, एम एन और डी एम मिलकर होगा एन डी। क्या होगा, एन डी या डी एन। तो डी एन बाई डी एम इक्वल टू ए एन बोलो या डी सी बोलो। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर में तो ए नहीं आएगा और नीचे में क्या आएगा, डी सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला भी प्रूफ। पर इसे सॉल्व ऐसे भी किया जा सकता है, हम इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एन एम बाई, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एम बाई एन डी इक्वल टू बी एन बाई एन ए। फिर उसमें जो भी हमको सुधार करना होगा हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो चाहे वैसे बनाओ जैसे हम बनाए, या फिर डायरेक्ट भी यूज करके बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये बोला गया है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। अब सिंपल सा बात है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम होगा, तो कोई एक पैरेललोग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा। देखो जस्ट अ सेकंड, कि अगर कोई पैरेललोग्राम होगा तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर कोई एक पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अगर कोई ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पे कोई मिड पॉइंट है, ऐसे दिया हुआ कि अगर इसका एक यहाँ से मिड पॉइंट और यहाँ से एक मिड पॉइंट। ठीक है, तो बोला गया क्या कि मान लेते हैं कि पहले पैरेललोग्राम का कोई साइड दे देते हैं, जैसे इसे बोल देते हैं ए बी सी और डी, और इसे दे देते हैं हम लोग पी क्यू। इसे दे देते हैं हम लोग क्या, पी क्यू। हमें ये पता है कि पी जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट वो होता है जो किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई भी ट्रेपीजियम जो होता है उसका ये साइड और ये साइड तो पैरेलल होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ये भी साइड जो होगा वो पैरेलल होगा इनके। तो कैसे, तो देखो दिमाग में दिमाग लगाओ ऐसे कि हमें ये लिखा हुआ है कि पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। तो क्या यूज होना चाहिए, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम कि थेल्स थ्योरम। तो यूज होगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। पर इसे प्रूफ करने के लिए ना हमें क्या करना होगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा छोटा सा। तो कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होगा कि हमें ना इसे ट्रायंगल पहले बनाना होगा, क्योंकि जो थेल्स थ्योरम वो तो कहाँ यूज होगा, वो ट्रायंगल में यूज होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, देखो ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। इसका नाम दे देते हैं ऊपर में क्या, तो इसका नाम दे देते हैं ऊपर में ई, कुछ भी नाम दे दो। तो देखो गिवन में क्या है, तो गिवन में सबसे पहले ये है कि जो डीपी है वो बराबर है पी ए के, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट है, वो तो हमें भी पता है। एंड एक और चीज पता क्या है कि जो सी क्यू है वो भी बराबर है क्यू बी के। क्यों, क्योंकि क्यू और पी जो है वो मिड पॉइंट है। सिंपल सा बात। तो देखो ये बात तो हमें पता है कि ये दोनों लेंथ तो आपस में पैरेलल होता ही होता है। तो अगर आपस में पैरेलल है, तो अगर हम देखें तो अब हमें क्या करना होगा, टू प्रूव करना होगा। टू प्रूव में क्या लिखना होगा, तो टू प्रूव में ये लिखना होगा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल होता है डीसी के, या फिर पैरेलल होगा ए बी के। सिमिलरली हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा क्या, तो हाँ कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ा। क्या करना पड़ा, तो क्या करना पड़ेगा कि एक्सटेंड करना पड़ा, एक्सटेंड
डी एंड सी टू ई। हम लोग कहाँ तक किए, डी और सी को बढ़ाए और ई तक मिला दिए ला करके। ओके, चलो अब प्रूफ क्या है, तो प्रूफ में ये लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ई ए बी, ई ए बी। अब देखो ई है, ए है, बी है, तो ई ए बी है, तो ई ए बी में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई डी बाई डी ए। ठीक है, क्योंकि हमें डी सी और ए बी पैरेलल है तो हम यही लिख सकते हैं। फिर क्या यूज करना होगा, ई सी बाई सी बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ई डी को ई डी रहने दीजिए और डी ए को क्या करना होगा, तो डी ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डी ए जो होगा वो 2dp होगा। अब 2dp कैसे होगा, देखो डी ए ये पूरा लेंथ, डीपी और पी ए इक्वल, तो हम क्या यूज करेंगे, हम डीपी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आएगा पी ए को भी तो यूज कर सकते हैं, पर उससे हमारा भी कोई फायदा नहीं होगा। देखो ना कैसे, इसी क्या होगा, तो इसी को इसी ही रहने दो, और सीबी को क्या होगा, सीबी को 2CQ लिख सकते हैं। जी हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि मेरा जो आया वो आया ई डी बाई डी पी इज इक्वल टू ई सी बाई सी क्यू। ठीक है, ये आया। तो देखो ध्यान से कि ये मेरा आया, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा कि अगर ई डी बाई पी डी है या फिर डी पी है, तो क्या लिख सकते हैं, डी सी जो होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के। डी सी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा पी क्यू के। तो डी सी अगर पैरेलल होगा पी क्यू के, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें क्या यूज करना है, इसमें बस देखो इस क्वेश्चन को बहुत इजी से बनाया जा सकता है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। कंफ्यूजिंग क्या होगा, देखो बताते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल तुमको दिख नहीं रहा। ठीक है, आपको अगर ट्रायंगल तो दिख रहा है ए बी डी, पर कहीं से भी कोई ट्रायंगल में ऐसा पैरेलल लाइन नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहली बात ना, ऐसे करके एक पैरेलल लाइन बनाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना ध्यान देना कि ऐसे करके हमें क्या करना होगा, एक पैरेलल लाइन को बनाना होगा। ठीक, जो कि यहाँ से ऐसे ओ तक जाता है। तो जब हम ये बनाएंगे ना, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका जो है ना, जब जो थ्योरम वाले पार्ट में है ना, तो थ्योरम वाले पार्ट में ही इसे कवर किया गया है कि कैसे ये वाला पार्ट आता है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको कैसे लिखना होगा, तो इसके लिए ना एक तुम्हारे पास ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं उसको बोलना, क्या बोलेंगे इसे, कि ये एक रूल है, इसे याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो ये है कि इस कंडीशन के लिए, ट्रेपीजियम के लिए, जो AO बाई OC होता है, जो AO बाई OC होगा, वो क्या होगा, वो BO बाई OD होगा। वो BO बाई क्या होगा, OD होगा। ये याद करना। ठीक है, अगर हम इसे प्रूफ करके दिखाएं, तो प्रूफ है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें प्रूफ है, प्रूफ किया हुआ है वो वीडियो में। पर क्या करना है हमें, थ्योरम वाले वीडियो में प्रूफ किया हुआ है, पर क्या करना है हमें इसे याद भी करना है। याद करेंगे तो हमारा क्या होगा, समय बचेगा। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है क्या, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। तो AO के जगह पे क्या है, तो AO के जगह पे है 2x+1। ठीक है, अब उसे उल्टा भी लिख सकते हैं, OC बाई OA भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। OC के जगह पे क्या है, 5x-7 इक्वल टू, फिर क्या होगा, फिर OD, सॉरी मतलब OB का वैल्यू क्या है, 7x+1, और नीचे में क्या है, नीचे में है हमारा, तो OD का वैल्यू है 7x-5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे तो इसे क्रॉस करना होगा, तो ऐसे लिखेंगे 2x+1 इंटू 7x-5 इक्वल टू 7x+1 5x-7। तो 2 से 7 को गुना करेंगे तो 14x² माइनस 5 2 ज़ा 10x प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 7 5 ज़ा 35x² माइनस 49x
प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, तो सबको उधर भेज देते हैं RHS की तरफ, तो क्या हो जाएगा 35 में से 14 जाएगा तो आएगा हमारा क्या 21x। फिर क्या आएगा, तो 10 और 7 मिलकर होगा -3x, और -3x को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा +3x। तो 8 जाएगा तो आएगा -41x, और इधर क्या आएगा 7 में से 5 जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास इक्वेशन 21x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर छूट गया, -41x और माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो इसे, तो बहुत इजी है। 21x स्क्वायर -42x और प्लस x, दिख तो रहा है साफ साफ, 21 दूनी 42, अब 42 है यहाँ पे 41 है, तो 42 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 21x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x-2, +1 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x-2। तो यहाँ पे जो x-2 है फिर से कॉमन आएगा, फिर से आएगा 21x + 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक बार 2, और x का वैल्यू एक बार आएगा -1/21। ठीक है, तो ये तो यूज कर नहीं सकते, तो x का वैल्यू क्या है आंसर हमारा, तो x विल बी 2। तो x का आंसर कितना आएगा, तो x का आंसर हमारा 2 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है कि हमारे पास ना कोई एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यार नहीं बना, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, तो ABC में क्या होगा कि लिखा हुआ है M and N आर पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, इस पे कोई साइड है एक M, और यहाँ पे कोई एक, सॉरी साइड नहीं, पॉइंट है N, और इन दोनों को जब ऐसे मिला दिया गया, और इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि BM जो है वो क्या है वो, ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि एंगल B जो है वो बराबर है C के, मतलब सारा कुछ दे ही दिया गया है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है कि MN पैरेलल होगा, MN क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, तो MN पैरेलल होगा BC के। करो कैसे होगा, तो सोचो पहले कैसे होगा। ठीक है, तो सोचेंगे ऐसे, रुक जाओ थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ कि बोला गया क्या कि MN पैरेलल है BC के, तो देखो ध्यान से सोचो कि गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ये दिया हुआ है कि एंगल B जो है वो बराबर है एंगल C के। तो भाई साहब जब B बराबर है C के, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं क्या कि AB बराबर होगा AC। इक्वेशन 1 मान लो, यहीं पे काम यहीं से चलना स्टार्ट होगा। और ये दिया हुआ है कि BM जो है वो क्या है, बराबर है NC के, या फिर हम CN लिख सकते हैं, BM लिखो या MB लिखो, बात तो सेम है, CN के बराबर है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, खत्म, खत्म क्वेश्चन। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव हमें ये करना है कि MN जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। प्रूफ करो, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना, सॉरी प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ ये है हमारे पास, तो प्रूफ ये है माय लॉर्ड कि AB जो होगा, अगर हम इसे कोरोलरी के टर्म में भी देखें तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या प्रभु कि 1 को डिवाइड कर दो 2 से, सिंपल सा बात, 1 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो 1 को डिवाइड करोगे अगर 2 से तो क्या लिखोगे, AB बाई BM इज इक्वल टू AC बाई CM, AB बाई BM इज इक्वल टू AC बाई CM। तो देखो तो ध्यान से, ये नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा AB बाई BM बोलो या MB बोलो, फिर होगा AC बाई NC बोलो या CN बोलो। तो जब हमें, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या पता चलता है, तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से ये पता चलेगा कि अगर साइड के रेशियोज इक्वल है, प्रूव्ड, खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद क्या करना है, तो इसे सॉल्व करना। देखो दिया हुआ क्या है कि बेस BC पे, ठीक है, बेस BC पे, सॉरी कलर चेंज कर दो, देखो बेस BC पे हमारा दो दो ट्रायंगल है, दिया हुआ है ABC, और क्या दिया हुआ है DBC, दिख रहा होगा आराम से, बहुत अच्छा।
पर इसमें देखो सबसे पहले ना गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में ये लिखा हुआ है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के, एंड पी आर जो है वो पैरेलल है बी डी के। तो बस हम इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन को यूज करके थेल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर हमें लास्ट में भी थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए, मतलब उसका जो साइड का रेशियो आएगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम को यूज करते हुए हमें ये प्रूफ भी करना, ठीक है। यही सेम चीज को क्या करना है, प्रूफ भी करना। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। तो टू प्रूव क्या है, तो टू प्रूव हमारे पास ये है कि हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर जो होगा वो पैरेलल होगा एडी के, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है, फिगर में दिया हुआ है अगर, तो हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं। तो प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ में ये करना है, ध्यान से सुनना। अगर हमें पी क्यू और ए बी को यूज करना है, पी क्यू और ए बी को यूज करना है, तो पहले देखो क्वेश्चन में पी क्यू ए बी है कहाँ। तो पी क्यू यहाँ पे है और ए बी यहाँ पे है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से बनने वाला ट्रायंगल क्या हुआ, तो इन ट्रायंगल क्या होगा, तो इन ट्रायंगल होगा सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए। अब सी बी ए में देखो ध्यान से, सी बी ए में हम ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, ध्यान से सुनना। सी बी ए में क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं, सी पी बाई पी बी इज इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू ए। किसके कारण, तो थेल्स थ्योरम के कारण, थेल्स थ्योरम, ठीक है। हम टी टी लिखेंगे अब से, ठीक है। क्या लिखेंगे, थेल्स थ्योरम। और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम सी टी टी, ठीक है। सी टी टी को होगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, और टी टी का मतलब होगा थेल्स थ्योरम। तो देखो ध्यान से, सी पी बाई पी बी इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू ए, हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ये मेरे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल, अब क्या यूज करना, अब हमें पी आर और बी डी को यूज करना है। किसको यूज करना है, पी आर और बी डी को। अब इसे इरेज करो, पी आर देखो, पी आर कहाँ पे है, तो पी आर यहाँ पे है, ठीक है। और बी डी कहाँ पे है, तो बी डी जस्ट उसके ऊपर में है, पी आर और बी डी। तो इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल है सी बी डी। तो सी बी डी को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सी पी बाई पी बी इज इक्वल टू सी आर बाई आर डी। किसके कारण, तो थेल्स थ्योरम के कारण। ये हो गया इक्वेशन 2 एंड दिस विल बी इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से क्या मिलेगा, 1 2 से ये मिलेगा कि देखो इसका एलएचएस और इसका एलएचएस सेम है, तो दोनों का आरएचएस भी सेम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं सी क्यू बाई क्यू ए इज इक्वल टू सी आर बाई आर डी, ठीक है। तो सी क्यू कितना है, तो देखो ध्यान से, अब देखो कि सी क्यू बाई क्यू ए, फिर से फिगर देखना, सी क्यू बाई क्यू ए और सी आर बाई आर डी। तो ये दोनों कहाँ कहाँ, तो देखो सी क्यू यहाँ पे है, क्यू ए कहाँ है, तो क्यू ए फिर यहाँ पे है, फिर सी आर कहाँ है, तो सी आर यहाँ पे है, आर डी कहाँ है, यहाँ पे। तो देखो ये ट्रायंगल कवर हो गया, तो जी हाँ ये ट्रायंगल कवर हो गया। तो जब कभी भी ऐसा है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो क्यू आर होगा वो पैरेलल होगा ईडी के। प्रूव्ड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इसे ना पॉज करके पहले पढ़ लो अच्छे से, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक छोटा सा समरी में ये बता दें कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, और डी जो है वो मिड पॉइंट है ओ एक्स का भी। मीन्स कि ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है और ये जो छोटा सा लेंथ है ये इसके बराबर है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ ये करना है, इस बार देखो रेशियो में लिख कर दिया हुआ, हमें प्रूफ करना है ए ओ बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ बाई ए बी, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है और एक प्रूफ और क्या करना है कि ई एफ जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। तो देखो ध्यान से, इसे करने के लिए क्या करना होगा ना कि हमें सबसे पहले ना यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे। तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम ये करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग नहीं बनाना है, बस हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन के नाम पे ये और कंस्ट्रक्शन के नाम पे ये हम ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, क्यों ज्वाइन करना पड़ा ये हमें देखना है। तो देखो गिवन में क्या है, तो गिवन में सिंपल सा क्या लिखा हुआ है कि गिवन में जो है वो बी डी जो है, बी डी जो है वो बराबर है डी सी के, क्योंकि डी मिड पॉइंट है।
बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी डी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ओ डी जो है वो बराबर होगा डी एक्स के, ओ डी जो है वो बराबर होगा डी एक्स के। ये भी तुम्हारा क्यों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, सेम प्रोसेस वही है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना कि अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि अगर बी डी डी सी के बराबर है और ओ डी डी एक्स के बराबर है तो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सच दैट क्या होगा, तो सच दैट बी ओ सी एक्स, ठीक है, सच दैट बी ओ सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। वो कैसा ग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया बी ओ सी एक्स। तो बी ओ सी एक्स अगर पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी ओ सी एक्स अगर पैरेललोग्राम है तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या कि जो बी ओ होगा वो पैरेलल होगा किसके, वो पैरेलल होगा हमारे सी एक्स के, ठीक है। बी ओ जो होगा वो पैरेलल होगा हमारे किसके, सी एक्स के, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ओ सी जो है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे पढ़ा जा सकता है कि बी ओ जो होगा वो पैरेलल होगा सी एक्स के, ठीक है, या एक्स सी के, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर जब ये हो सकता है ऐसे, तो हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या कि जो ओ ई तो उसी का पार्ट है, तो ओ ई भी पैरेलल हो सकता है किसके, सी एक्स के। ओ ई भी पैरेलल क्या हो सकता है, सी एक्स के। ध्यान से सुनना यहाँ पे कि अगर देखो फिगर से बताते हैं, अगर ये पूरा का पूरा ये छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ ये पैरेलल है सी एक्स के, ये छोटा सा लेंथ पैरेलल था किसके, सी एक्स के, ठीक है। तो इसी लेंथ में तो ओ ई जुड़ा हुआ है ना, तो अगर ओ बी पैरेलल है, ओ सॉरी ओ ई पैरेलल है सी एक्स के, तो ओ ई ये छोटा सा पार्ट भी पैरेलल होगा इसके, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा ऐसे। तो कुछ ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है ए सी एक्स, तो ए सी एक्स में अगर हमें पैरेलल लाइन मिल गया तो हम इसे बहुत खुश हो गए क्योंकि हमसे कुछ प्रूफ हो सकता है इसमें। फिर आगे क्या करना होगा कि जब हमें ये दिख गया तो हम ऐसे भी तो देख सकते हैं। अब देखो अब कहाँ देखना है, आप खुद से नजर दौड़ाओ पहले कि कैसे देखा जाता है। तो हम ऐसे देख सकते हैं क्या कि OC जो है वो पैरेलल है किसके, BX के। तो अगर OC पैरेलल है BX के तो OC का ही तो पार्ट है OF, वो भी पैरेलल किसका होगा, BX के, ठीक है। मेन तो हमको यही चाहिए था, यही दोनों, ठीक है। ये दोनों अगर मिल गया हमें तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रूफ ऑफ। अब चलेगा प्रूफ हमारा, तो प्रूफ में क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल सबसे पहले देखो हम यूज करते हैं उधर वाला ए सी एक्स, ए सी एक्स। देखो तो ए सी एक्स कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है ए सी एक्स। ध्यान से देखना फिगर को, ए सी एक्स कहाँ पे है, तो ए सी एक्स जहाँ पे है वहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए ओ बाई ओ एक्स इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। इक्वेशन 1 मान लो इसे, ठीक है, थेल्स थ्योरम इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग देखेंगे क्या इन ट्रायंगल किसमें, तो ए बी एक्स, ए बी एक्स में देखो, तो ए बी एक्स में क्या होगा, तो ए बी एक्स में ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी एक्स में लिखा हुआ है ए एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ एक्स, ठीक है। या फिर इसे ऐसे ही लिखो ना, अच्छा लगेगा, ऐसे लिखो ए ओ बाई ओ एक्स इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ बी, ऐसे बोल सकते हैं। तो जी हाँ बोल सकते हैं, ये भी किसके कारण, थेल्स थ्योरम के कारण, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा कि दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। तो ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एफ बाई एफ पी, ए एफ बाई एफ पी। तो जब हमें ये पता चल गया तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, अगर हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से अगर बात कर लें तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या पता चलेगा कि एफ ई जो है वो पैरेलल होगा BC के, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो एक तो प्रूफ तो मेरे पास आराम से हो गया, एक प्रूफ और क्या था, ए ओ बाई ए एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। तो कौन सा प्रूफ हुआ अभी हमारे पास, तो हमारे पास अभी ये वाला प्रूफ हुआ, अभी एक प्रूफ और है मेरा, ये वाला प्रूफ अभी नहीं हुआ है।
पर ये वाला प्रूफ हो चुका है, पर कैसे देखोगे, देखो जो इक्वेशन 2 है ना उसके बाद से देखो कैसे इसको प्रूफ करना है। लिखा हुआ है AO बाई AX, पर नीचे में तो OX है। AX कैसे यूज किया जाए, ठीक है, AX कैसे यूज किया जाए, देखो जो ऑरेंज पेन से बन रहा है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है AO बाई AX इज इक्वल टू AF बाई AB, ठीक है। तो AX नीचे है और AB नीचे है, AX नीचे है और AB नीचे है, तो कैसे होगा देखो। तो सेकंड इक्वेशन में देखो, नीचे में AX चाहिए, हमें क्या चाहिए, AX चाहिए। तो AX कैसे आएगा, तो AX ऐसे आएगा, तो ऐसे आएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ क्या करना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का रेसिप्रोकल कर दो। तो ऐसी रेसिप्रोकल देखेंगे इक्वेशन 2 का, तो ऐसे लिख सकते हैं OX बाई AO इज इक्वल टू FB बाई AF, ऐसे लिखेंगे। तो दोनों साइड अगर अब हम +1 कर दें, देखो हम यहीं पे करते हैं, अगर हम दोनों साइड +1 कर दें तो क्या होगा, तो +1 करेंगे तो क्या होगा, OX प्लस AO बाई AO, FB प्लस AF बाई AF। ऊपर में OX और AO को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, AX आएगा, और यहाँ पे क्या होगा नीचे में AO। फिर क्या करेंगे, FB और AF को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB, और नीचे में क्या है, AF। पर देखो हमें ये प्रूफ नहीं करना था, इसका उल्टा प्रूफ करना था, AO बाई AX इज इक्वल टू AF बाई AB। बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, छोटा सा था। या फिर इतना नहीं करना है हमें, या फिर इतना नहीं करना है, जब हमें ये प्रूफ हो गया, जब हमें ये प्रूव्ड हो गया कि FE और BC बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि AO बाई AX इज इक्वल टू AF बाई FP, डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब ये प्रूव्ड हो गया ना मेरा, तो उसके बाद डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते हैं। कैसे वर्ड लिखेंगे, तो लिखेंगे कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम के कारण, ठीक है, सिंपल से क्या लिखेंगे, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम के कारण हम लोग ये यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला जा रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें P जो है वो मिड पॉइंट है। मीन्स कुछ समझ में आया, ये समझ में आया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा किससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से पूछा गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड मिड पॉइंट दिया हुआ है और वो तीसरे साइड के पैरेलल है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट, ठीक है, यही तो है मिड पॉइंट का रूल। तो देखो इसी को यूज करके हमें इसे प्रूव करना है कि कैसे होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से कि क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है कि P एक मिड पॉइंट है, Q कोई भी एक पॉइंट है जो कि AC पे है, तो हमको R को भी प्रूफ करना है कि R भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का कुछ तो रूल फॉलो होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये लाइन मेरे पास कुछ पैरेलल टाइप में दिख रहा है, तो ये किसके पैरेलल हो सकता है, तो ये BD के पैरेलल हो सकता है। ये तो नॉर्मल सा बात है, इतना बनाते बनाते तो सीख जाओगे। अब क्या होगा कि अब इसमें ध्यान से देखो, एक टर्म लिखा हुआ है कि जो CQ है वो है 1/4 ऑफ AC। CQ जो है वो 1/4 ऑफ AC है, ठीक है। तो देखो पहले ये नहीं बताने से पहले हम क्या करते हैं कि जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में ये है हमारा कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट MP, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम लोग, तो फिर बोलेंगे कि CQ जो है वो होगा इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है ना कि हमें प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में क्या करना है, तो टू प्रूफ में ये करना है कि R इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, R इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब R हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, तो क्या हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया क्या, तो जी हाँ हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसको, ज्वाइन कर दिया BD को। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा बनाया हुआ नहीं है, पर ये पार्ट था फिगर का, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया कि ज्वाइन कर दो BD को, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अब ना आता है बात, तो अब आता है बात किस चीज का, अब आता है बात हमारे प्रूफ का।
अब आता है बात हमारे किस चीज़ का, प्रूफ का। प्रूफ में क्या होगा, तो प्रूफ में ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मान लो ना कि ये जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, जैसे मान लो पी क्यू आर है, तो यहाँ पे मान लो एस है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एस है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है। अब ध्यान से समझो, लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में कि जो सी क्यू है वो हमारा 1/4 ऑफ ए सी है। सी क्यू जो है 1/4 ऑफ ए सी है। जी हाँ, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन है। पर एक बात और बताओ कि अगर ये गिवन है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि जो सी एस होगा हमारा वो हाफ ऑफ ए सी होगा। सी एस जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बोला गया क्या कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा कि दोनों साइड में देखो ए सी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 ऑफ सी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ सी एस। तो कहोगे ये कैसे हो गया, तो देखो 4 इधर जाएगा और 2 भी इधर जाएगा, तो क्या होगा 4 ऑफ सी क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ सी एस। तो 4 सी से जब हम कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ सी क्यू इज इक्वल टू सी एस। अब ट्वाइस को हटाओ यहाँ से, और ट्वाइस को हटाने के बाद इधर हम लोग ऐसे हाफ लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ लिख सकते हैं। तो क्या पता चला कि सी क्यू जो है वो सी एस का आधा है, मीन्स क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एस। क्यू किसका मिड पॉइंट है, सी एस का मिड पॉइंट है, ऐसे पता चल गया। तो यह भी एक फेज कंप्लीट हुआ। अब देखो एक बात ये भी है कि ऐसे लिखेंगे हम लोग कि इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, अगर पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है, सो पी क्यू इज पैरेलल टू डी एस, ठीक है, पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा डी एस के। और हम ऐसे बोल सकते हैं पी आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डी बी के। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो क्यू आर होगा वो पैरेलल होगा एस बी के। देखो यहाँ पे ना बहुत कंडीशंस है, ठीक है, ये कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, तो हमको सिर्फ ये यूज करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये यूज करना है। नाउ इन ट्रायंगल सी, कौन वाला ट्रायंगल होगा, सी एस बी। तो सी एस बी में देखो ध्यान से, तो सी एस बी में क्या होगा कि Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट एंड क्यू आर इज पैरेलल टू, नीचे लिख देते हैं, एंड क्यू आर इज पैरेलल टू एस बी, ठीक है। ट्रायंगल सी एस बी में क्या है कि Q तो अभी हमारा मिड पॉइंट प्रूफ हुआ ही, और क्यू आर जो है वो पैरेलल है एस बी के। तो अगर जब ये दो काम होता है, सो R इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, R इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। ये हो गया प्रूफ कि R भी हमारा क्या प्रूफ करना था, मिड पॉइंट, तो ये भी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ना एक वर्ड बोला हुआ, पहले क्वेश्चन को पॉज कर लेना और उसके बाद क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो उसमें तुमको एक वर्ड मिलेगा जिसका नाम होता है कॉन साइक्लिक। अब ये नया टॉपिक क्या है, कॉन साइक्लिक है क्या। तो देखो बोला जाता है कॉन साइक्लिक क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सर्कल है, अगर मेरे पास कोई भी क्या है, सर्कल है, ठीक है, तो बोला गया क्या कि अगर उस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो कॉन साइक्लिक कहलाएंगे। कहने का मतलब अगर इसमें 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट को ऐसे 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 कनेक्ट किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो अगर 4 पॉइंट को ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है तो कॉन साइक्लिक का एक रूल होता है कि ऑपोजिट साइड मिल करके कितना डिग्री बनाना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180। दिस इज कॉल्ड कॉन साइक्लिक। तो यहाँ पे ना ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, इरेज करता हूँ इसे। देखो तो बोला गया क्या कि ये जो फिगर है इसमें ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पूरा लेंथ बराबर है किसके, तो ए सी के। मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो हमारा ए बी है वो ए सी के बराबर है, और ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। ए डी जो है वो किसके बराबर है, तो ए ई के बराबर है। तो ए डी भी ए ई के बराबर है। अब देखो दोनों क्वेश्चन तो ऐसा ही सेम हो गया।
कि दोनों इक्वल हो गए। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा कि गिवन में क्या है, तो गिवन में हमारा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, डन, वो तो दिया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, ए डी इक्वल टू ए ई। टू प्रूव में क्या लिखा हुआ है, तो टू प्रूव में ऐसे लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि बी सी ई डी आर कौन साइक्लिक। बी सी ई डी आर, कॉमा दे दो सब में, आर कौन साइक्लिक। पर ये तो क्या होता है, ये कोई प्रूफ थोड़ी ना है। प्रूफ हमें ये करना है कि चाहे तो ऐसे प्रूफ करो कि एंगल डी बी सी, डी बी सी प्लस एंगल सी ई डी ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो। और चाहे तो ऐसे प्रूफ करो कि एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी डी ई ये दोनों मिलकर क्या हो, 180 डिग्री हो। चाहे ये प्रूफ करना, दोनों में से क्या, ये प्रूफ नहीं करना है, चाहे तो हमें ये प्रूफ करना है, चाहे तो ये प्रूफ करना है। दोनों में से कोई एक भी प्रूफ हो जाएगा तो काम चल जाएगा मेरा। कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने नहीं, तो क्या करना होगा, प्रूफ। तो जब प्रूफ हुआ तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के। जाहिर सी बात है, सही है। और ए बी को क्या बोला जाता है, ए बी को बोला जाता है ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। और ए सी को क्या बोला जाता है, ए सी को बोला जाता है ए ई प्लस ई सी। अब ध्यान से देखो कि डी बी सॉरी ए डी और ए ई इक्वल है, ए डी और ए ई इक्वल है। तो जब ए डी ए ई इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा क्या निकल के आएगा, तो मेरा ये बात निकल के आएगा कि जो डी बी है हमारा वो बराबर है किसके, इसी के। डी बी जो है वो बराबर है किसके, इसी के। तो डी बी बराबर इसी आ गया, यहाँ से एक पॉइंट पता चल गया। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ है, या फिर मिड पॉइंट थ्योरम से भी इसको बना सकते हैं। तो देखेंगे क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। पर यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम खुद से लिख रहे हैं बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। थोड़ा सा देखो ध्यान देना है यहाँ पे ना हमें मिड पॉइंट थोड़ा यूज करना है। कैसे, देखो अगर ए डी बराबर है ए ई के, तो अगर हम ए डी को ए ई से डिवाइड देंगे तो कट के कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा। अगर डी बी बराबर है ई सी के, तो अगर हम डी बी को ई सी से डिवाइड देंगे तो कट के कितना वैल्यू आएगा, 1। तो अगर ये हमको है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, हम इसे पैरेलल प्रूफ करना है, सिंपल सा बात। तो ऐसे लिखेंगे कि ए डी बाई ए ई, हम क्या करते हैं कि यहाँ जो ए ई है उसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे डी बी है उसको उठा करके ऊपर यहाँ पे ले जाते हैं। तो देखो ए डी बाई ए ई इज इक्वल टू डी बी बाई ई सी, ठीक है। और ये दोनों जब आपस में कटेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि इसका रेशियो इक्वल हो गया। तो जब रेशियो ऐसे इक्वल हो गया तो अकॉर्डिंग टू एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ठीक है, डी पैरेलल हो गया बीसी के। अब डी जब पैरेलल हो गया बीसी के, तो हमें पता है कि जो सारा एंगल है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। कहने का मतलब कि मान लो कि ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ऐसे होगा। एंड सिमिलरली हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 1 जो है वो 3 के बराबर है और 2 जो है वो 4 के बराबर है। किसके कारण हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। किसके कारण हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ यही एंगल्स इक्वल है, तो जी नहीं, ये एंगल सिर्फ इक्वल नहीं है। देखो ध्यान से, 1 जो है वो 2 के भी बराबर है, और 3 जो है वो किसके बराबर है, तो वो 4 के भी बराबर है, ठीक है। 1 जो है वो 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर है। तो 1 2 के भी बराबर है और 3 4 के भी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये गिवन था, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन चारों से हमें क्या दिखता है कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, 2 जो है वो 3 के बराबर है, 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। मतलब सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो जब सब एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसे ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं क्या, देखो। अब देखो हम ये एंगल्स को ऐसे लिखे हैं, पर ध्यान से सुनना। लिखा हुआ क्या है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं क्या,
कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक, DE पैरेलल है BC के। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल DEC, ध्यान से सुनना, DEC प्लस एंगल ECB, ये दोनों मिलकर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या बोले कि DEC कौन वाला एंगल, अब इसमें से एंगल्स मिटाओ सब, ठीक है, 1 2 3 4 तो सारा इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा एंगल है, तो बोला गया कि DEC ये वाला एंगल और ECB ये वाला एंगल दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो एक बात बताओ कि अगर हम ये लिखें तो हम क्या इसके जगह ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एंगल DEC प्लस एंगल CBD। क्यों? क्यों दोनों की जगह लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एंगल ECB जो है, ठीक है, ECB जो है, सॉरी ECB नहीं, हाँ हाँ सॉरी ECB जो है वो इक्वल होगा एंगल DBC के, ठीक है। जो ECB है वो किसके बराबर है, तो DBC के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है कि यहाँ पे जो भी एंगल्स होगा, जैसे ये दोनों जो एंगल था, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा, जो ये दोनों एंगल था, ये वाला एंगल 1 मानो, ये 2 मानो, कुछ भी मान लो, तो ये दोनों एंगल क्या था, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? तो ये हो गया प्रूफ हमारा। तो चाहे हम क्या बोले थे, चाहे एक प्रूफ करो चाहे दो प्रूफ करो, तो हम किसको प्रूफ किए, तो हम प्रूफ किए हैं ऊपर वाले को, इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्साइक्लिक बोल करके सिर्फ तुमसे एंगल्स प्रूफ करवाना था उसे, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल होगा, मीन्स ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होगा, सॉरी ऑपोजिट एंगल जो होगा उसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो वो कौन साइक्लिक है। तो जब अगर एक भी फॉलो करता है तो दूसरा खुद ब खुद होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट सम जो होगा कौन साइक्लिक में, वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर एक प्रूफ हो गया तो सिमिलरली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, हमें दोबारा प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग फिर लास्ट में क्या लिखेंगे कि BCED आर कौन साइक्लिक, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से देखना एक बार फिर से और फिर से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें जब बोल दिया गया कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है, तो जहाँ पे एक वर्ड यूज हो जाता है बाइसेक्टर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, साइन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो होता क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि कोई एक एंगल मतलब को बाइसेक्ट करता है तो उसके ये साइड का और ये साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, गिवन, गिवन में क्या है, तो गिवन में ये लिखा हुआ है, गिवन में ये लिखा हुआ है कि जो हमारा एंगल बी है, सॉरी BD जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, BD बाइसेक्ट एंगल बी, ये दिया हुआ है। और बाकी सारा तो पॉइंट दिया हुआ है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया हुआ। एक और चीज दिया हुआ है कि जो PQ होगा वो पैरेलल होगा AC के, जो PQ होगा वो पैरेलल होगा AC के, ठीक है, खत्म, इतना ही दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, तो देखो टू प्रूव तो बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, भयानक सा, कि PR इंटू BQ इज इक्वल टू QR इंटू BP, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, ये जो झूठ मूठ का इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो झूठ मूठ का इतना सारा लिखा हुआ है ऐसे कि इतना प्रूफ करो, ऐसे लिखो, ये कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ ये है कि जो B है वो एक एंगल है B पे, और BD उसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। तो अगर दिया हुआ है AC पैरेलल है PQ के, अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी उससे कोई दिक्कत हमें था नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या होगा, इन ट्रायंगल BQP BQP में क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो BQP में जब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि साइड के रेशियो इज इक्वल टू जो बेस का रेशियो है वो बराबर होगा। तो जो साइड का रेशियो जैसे BQ बाई BP, ये साइड का रेशियो हुआ, और जो बेस का रेशियो है दैट इज इक्वल टू QR बाई RP, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सिंपली इससे गुना कर दो ना, BQ इंटू PR बराबर QR इंटू BP, ये हो गया प्रूफ।
तो 13th क्वेश्चन सबसे इजी था इस चैप्टर का, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो होप करते हैं कि 7A पूरा समझ में आया होगा। फिर जैसे कि 7A पढ़ने से पहले थोड़ा क्या करो कि वो वीडियो देख लिया करो थ्योरम वाला, कि थ्योरम कैसे प्रूव किया जाता है। फिर थ्योरम जब आ जाए तो हम 7B में आएंगे। फिर जब 7B होगा तो हम लोग आगे चलेंगे, इसी सेशन के आगे में बढ़ेंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या, तो हम लोग को मिलेगा सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का अलग से टॉपिक आएगा, फिर उसका अलग से एक्सरसाइज आएगा। ओके, होप करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।